हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर के करंट अफेयर। और जैसा कि आप सबको पता है कि रिवीजन की क्लास भी होती है, यानी कि जो कुछ हमने कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि हमें पिछला सारा रिकॉल हो जाए। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो मेरा कंटेंट है वो उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस बात को याद। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किस भारतीय को चुना गया है। तो ये भारतीय हैं, ये हमें कंफर्म हो गया। साथ में ही ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। और कोविड-19 के समय, यानी जो महामारी का समय था, उस समय इन्होंने अथक प्रयास किया था बच्चों को शिक्षित करने के लिए, और इनके प्रयासों की वजह से ही इन्हें टीचर्स ऑफ द स्ट्रीट कहा जाता है। ठीक है, तो इनका नाम है दीप नारायण नायक। अच्छा, ये जो पुरस्कार है, ये जो अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो हमारी जो यूनेस्को है और साथ में ही दुबई केयर्स, जो संयुक्त अरब अमीरात का एक संगठन है, उसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है हर साल। तो 10 लोगों की लिस्ट थी, 10 लोगों की लिस्ट में हमारे देश के दीप नारायण नायक ने भी अपना स्थान बना लिया है। ओके। साथ में मैं आपको बता दूं कि इस पुरस्कार के तहत तहत 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया जाता है, जो भी अध्यापक इस पुरस्कार के लिए चुना जाता है उसके लिए। तो कोविड-19 के समय जो दीप नारायण नायक ने काम किया, उसको रेखांकित करने के लिए ही ये जो पुरस्कार है उनको दिया गया है। साथ में ही पश्चिम बंगाल का जो आसनसोल है, वहाँ के वहाँ के जमुरिया से ये बिलोंग करते हैं, और वहाँ पर तिलका मांझी आदिवासी फ्री प्राइमरी स्कूल में ये शिक्षक हैं। और इन्होंने जो स्ट्रीट बच्चे थे, जो रोड के बच्चे थे, आदिवासी बच्चे थे, उनको शिक्षित करने का काम किया, जिसकी वजह से इनको टीचर्स ऑफ द स्ट्रीट की उपाधि मिली हुई है। इस बात को समझ लीजिए। ओके। ये प्राइज हमेशा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो शिक्षा के क्षेत्र में इनोवेटिव आइडियाज लेकर आते हैं, काम करते हैं, सीखने और सिखाने के ऊपर काम करते हैं, बच्चों के लिए अथक प्रयास से उनको शिक्षित करते हैं कठिन परिस्थितियों में भी। और साथ में ही जो एक एज ग्रुप दी गई है, तो 5 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को जो शिक्षित करते हैं, उन शिक्षकों को ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है, इस बात को याद रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि वो 10 लोग कौन से हैं जो चुने गए हैं पूरी दुनिया में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए, जिसमें हमारे देश के दीप नारायण नायक भी प्रमुख स्थान रखते हैं। आइए, दूसरा जो हमारे सामने क्वेश्चन दिख रहा है वो है घड़ी निर्माता कंपनी है राडो। स्विस कंपनी है, यानी कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है कैटरीना कैफ। तो कैटरीना कैफ को घड़ी निर्माता कंपनी जो राडो है उसने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ओके। अच्छा, ये जो राडो है इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1917 में करी गई थी। और ये काफी लंबे समय से और काफी ज्यादा महंगी घड़ियां होती हैं इसकी, लाखों और करोड़ों में इसकी घड़ियां जाती हैं। तो याद रख लेंगे, इसके जो ग्लोबल ब्रांड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को। आइए नेक्स्ट बात करेंगे स्लोवाकिया के बारे में। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्लोवाकिया में लगातार ये चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और अभी सितंबर में वहां पर चुनाव हुआ था, जिसमें 22 दशमलव कुछ वोटों से इन्होंने जीत हासिल करी है। ओके। अच्छा, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रॉबर्ट फिको। अच्छा, इनके जो मुद्दे थे वो क्या थे? तो मुद्दे इनके थे कि ये जो इमिग्रेशन है उसको कम करेंगे, साथ में ही यूक्रेन को जो सैन्य सहायता दी जा रही है उसमें भी कमी लेकर आएंगे। तो इनका नाम याद रख लेंगे, रॉबर्ट फिको। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इसकी इनकी पार्टी का नाम स्मेर। ओके। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सबसे कम उम्र के दल को भेजा है? और इनकी जो औसत आयु है वो 38 साल है, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, ये कौन सा देश है? तो ये है चाइना। कौन सा देश है? तो ये है चाइना। और इनके नाम जान लेते हैं, कौन से यात्री हैं जो गए हैं और कहाँ से गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है जहां से ये ये गए हैं। शेंझेउ 17 अंतरिक्ष यान के द्वारा इनको ले जाया गया है। ओके। और इनके नाम क्या है? तो इनके नाम है तांग होंगबो, तांग शिंगजी और जियांग शिनलिंग। ओके। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भारत का जो स्थान है वो है तीसरा। ओके। अच्छा, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर
नंबर पर कौन है तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पर है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के पास कुल 134 फिनटेक यूनिकॉर्न है। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम आता है जिसके पास 27 फिनटेक यूनिकॉर्न है, और उसके बाद भारत आता है जिसके पास 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है, और फोर्थ नंबर पर चाइना आता है जिसके पास अभी तक सिर्फ 8 फिनटेक यूनिकॉर्न है। तो इस बात को महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए जोमेटो ने कौन सी बीमा योजना की शुरुआत करी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीमा योजना है, और जोमेटो ने जो एक्को बीमा कंपनी है उसके साथ टाई अप करा है, साझेदारी करा है। जोमेटो में जो महिलाएं काम करती हैं वो अगर प्रेग्नेंट हैं तो गर्भावस्था के दौरान जो भी खर्चा है वो सारा उठाया जाएगा जोमेटो की तरफ से। और ये जो बीमा कंपनी है एक्को इसके साथ इसलिए साझेदारी करी है, यानी कि जब डिलीवरी का समय होता है या उसके पहले जो दवाइयों का खर्चा होता है उसको ध्यान में रखते हुए जोमेटो के द्वारा ये योजना शुरू करी गई है। और ये इस तरीके की कंपनी के द्वारा स्टार्ट की गई अपने तरीके की पहली योजना है जो जोमेटो कर रहा है। इस योजना का नाम क्या है? तो मातृत्व बीमा योजना। ओके। भारत और ईयू ने कहां पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? ओके। ईयू क्या है? तो यूरोपियन यूनियन है ये। इसने जो अभ्यास है ये स्टार्ट किया है गिनी के खाड़ी में। कहां पर किया है? गिनी की खाड़ी में। नौसैनिक अभ्यास है, यानी भारत की जो नौसेना है और जो यूरोपीय देश हैं उनकी जो सेना है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। भारत की तरफ से जो आईएनएस सुमेधा है उसने पार्टिसिपेट किया है। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एआई द्वारा उन्नत इन होम सेवाएं प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी करी है? तो देखो, यानी कि घर पर ही सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी, और ये जो एआई बेस पर होंगी, और ये टाई अप किया गया है रिलायंस के द्वारा प्लम के साथ में। किसके साथ? प्लम के साथ में, जो अभी तक एआई के देखिए इसके तहत क्या होगा, इसके तहत होम पास और वर्क पास इन दोनों बातों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि अगर कहीं पर आप काम करते हैं, घर में हैं, तो ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान कर दी जाएंगी प्लम की सहायता से, रिलायंस जियो के माध्यम से। ओके, जो एआई बेस पर सुविधाएं होंगी, इस बात को याद रख लेना। इटली में किस कारण से जनसांख्यिकी संकट उत्पन्न होने का खतरा बढ़ गया है? तो देखो, इटली का जो जनसांख्यिकी स्ट्रक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि जो जन्म दर की रेट है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? गिरती जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि 1861 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है 2023 में जो अभी रिकॉर्ड की गई है ना। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जन्म दर में गिरावट, देखिए इटली के जन्म दर में जो गिरावट है ये 14वीं बार आई है। ओके, यानी कि 13 बार, जब से इटली का एकीकरण हुआ है तब से 13 बार जन्म दर में गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन ये गिरावट सबसे बड़ी कही जा रही है। जनवरी से लेकर जून तक का जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो ये देखा गया कि 1.7% की गिरावट देखने को मिली है जन्म दर में। और इसके लिए जो इटली के प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा है कि इस संकट से निकलने के लिए 1 बिलियन यूरो खर्च किया जाएगा, जिससे कि प्रजनन दर को बढ़ाया। देखिए इटली की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो 2022 में जो प्रजनन दर था वो 1.24 था, लेकिन 2023 में ये घटकर 1.22 हो गया है। कहा जाता है कि वहां पर जो पहली महिला है, जो मतलब 31 साल की उम्र में कोई महिला मां बनती है, और ये बोला गया कि जो अविवाहित महिलाएं हैं उन उन्होंने 41.5% बच्चे उनके द्वारा पैदा किए गए हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो एक पारिवारिक स्ट्रक्चर है इटली का वो किस तरीके का है और कैसे उस वहां पर चेंजेस आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। साल की सबसे बड़ी एक दिवसीय बिकवाली में एफपीआई ने कितने मूल्य के भारतीय शेयर बेचे हैं? यानी कि एक ही दिन में सबसे ज्यादा शेयर बेचे गए, सबसे ज्यादा मूल्य के शेयर बेचे गए हैं एफपीआई के द्वारा। तो इस कितने के बेचे गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है इसकी, तो याद रख लेना। 7,702 करोड़ रुपए का जो शेयर है वो बेचा गया है सिर्फ एक दिन में। ओके, और ये कब किया गया है? तो 26 अक्टूबर के दिन ऐसा किया गया है, इस बात को भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान सरकार ने नौकरी से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान सरकार नौकरी जो देने वाले हैं और नौकरी जो लेने वाले हैं दोनों की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक पोर्टल को स्टार्ट किया है जिसका नाम है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल। आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, इसको याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे। प्रथम ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग स्थापित
भारतीय सेना विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? यानी कि जो इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पर है? जहां पर वर्टिकल विंड टनल आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये वर्टिकल टनल आपको देखने को मिलेगा, विंड टनल आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ओके। पीएम मोदी के द्वारा प्रगति बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता करी गई? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रगति बैठक है, ये हमारे देश में 31 करोड़ रुपए की 8 योजनाएं चल रही हैं। इस 8 योजनाओं में 4 योजनाएं सिंचाई और जल आपूर्ति से संबंधित हैं, 2 योजनाएं सड़क निर्माण और संचार से संबंधित हैं, और जो 2 योजनाएं हैं वो रेल मार्ग और मेट्रो से संबंधित हैं। ओके, तो इस प्रगति बैठक की इस ये जो प्रगति बैठक है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करी गई है, और ये 43वें नंबर की बैठक है। इस बात को याद रख लेना। यानी कि इसमें देखा जाएगा कि जो काम है वो कहाँ तक पहुंचा है और कैसे किया जा रहा है। इसमें जो हमारे देश के 7 स्टेट हैं उनको कवर किया गया है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और साथ में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है, इसका आयोजन नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, वहां पर भारत मंडपम है, वहां पर किया गया है। देखिए, 27 अक्टूबर को स्टार्ट कर दिया गया है ये मीटिंग, और 29 अक्टूबर तक चलने वाला है। जो हमारा रिलायंस जियो है उसके द्वारा स्पेस फाइबर की शुरुआत करी गई, और साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 100 5G यूज केस लैब्स को पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रख लेंगे, ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। आइए नेक्स्ट बात करेंगे अयोध्या के बारे में। अयोध्या में हम सबको अच्छे से पता है कि जो राम मंदिर है वो बन रहा है, तो इसमें जो राम जी की मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा कब करी जाएगी? तो उसकी डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। तो इसकी जो मूर्ति, राम मूर्ति की जो स्थापना है वो करी जाएगी 22 जनवरी को 2024 में, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। और इसके अलावा 25,000 से अधिक जो हिंदू धार्मिक नेता है वो भी वहां पर पहुंचेंगे अयोध्या में। ओके, साथ में मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर का जो शिलान्यास है वो कब किया गया था? तो 5 अगस्त सन 2020 में किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ओके, भूमि पूजन किया गया था। अब हम रिवीजन कर लेंगे फटाफट। तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय सेना हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाती है, और 27 अक्टूबर को ही हमने जो 77 नंबर का इन्फेंट्री डे मनाया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो इन्फेंट्री है, यानी कि जो सिख रेजिमेंट है, उसको क्वीन ऑफ द बैटल कहते हैं, यानी कि युद्ध की रानी कहते हैं। और जब जो है कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, और 1947 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने हमला किया था आदिवासियों की मदद से, तो उसमें उस समय जो इन्फेंट्री था, जो हमारा इन्फेंट्री कहा जाता है, यानी कि इन इन जो हमारा सिख रेजिमेंट है, उसने द वॉल बना लिया, यानी कि एक दीवार खड़ी कर दी भारत और पाकिस्तान के बीच में। और उसने जो वीरता से काम किया और किस तरीके से पाकिस्तानी सेना को और जो घुसपैठिए थे उसको खदेड़ा, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है भारत में हर साल 27 अक्टूबर को। पैरालंपिक 2023 की भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हमने इनके बारे में पढ़ा था। इनका नाम है सुमित अंतिल, और इन्होंने 2023 में जो पैरालंपिक हो रहे हैं चाइना में, वहां पर भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ओके, तो इनका नाम जरूर याद रख लेंगे। डब्ल्यूएचओ ने अपने टीबी सलाहकार समूह में किसे नियुक्त किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने अपने जो टीबी, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, इसके सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है, यानी कि जो उसका जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें ये काम करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बीसीसीआई के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इनका नाम है अमोल मजूमदार। अमोल मजूमदार के बारे में बात करें तो ये रणजी ट्रॉफी में खेल चुके हैं और 11,000 से अधिक रन बना चुके हैं। महाराष्ट्र की तरफ से ये खेलते थे। आइए नेक्स्ट बात करेंगे। आरबीआई ने निजी बैंकों को न्यूनतम कितने पूर्णकालिक निदेशक रखने की अनुमति दी है? यानी कि जो वहां पर किसी भी प्राइवेट बैंक में जो डायरेक्टर काम करते हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करते हैं, जो जो एमडी काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर काम करते हैं, उनके लिए आरबीआई के द्वारा ये बोला गया है कि हर एक बैंक में ये सारी पोस्ट दो दो होनी चाहिए, और इसके लिए आरबीआई के द्वारा एक सर्कुलर भी निकाला गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने अपने नए स्पीकर के रूप में किसे चुना है? तो देखो,
अमेरिका में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा प्रभावशाली एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में हम समझ सकते हैं अमेरिका के प्रतिनिधि सभा का जो स्पीकर होता है वो। और ये चुना गया है माइकल जॉनसन को। स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम जरूर याद रख लेना। चुनाव आयोग द्वारा किसे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है? तो देखो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह है राजकुमार राव। तो राजकुमार राव को चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन काफी ज्यादा फेमस हुई थी भारत में भी और बाहर। ये क्या था, एक नक्सली एरिया में जाकर चुनाव किस तरीके से कराते हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम पूरा करके ही आते हैं। तो इन सब बातों के ऊपर ये मूवी बनी थी। और इनका जो काम था, इनका जो प्रभाव था, उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया है राजकुमार राव को। जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि हमारे 4 स्टेट में अभी चुनाव होने वाले हैं और मई 2024 में हमारा लोकसभा का भी चुनाव होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर के जो डोगरी नेता थे, जो वहां के राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह, जब पाकिस्तान ने हमला किया तो हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। और भारत के जो लौह पुरुष कहे जाते हैं वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया कि भारत आपकी मदद करेगा, लेकिन आप ये कहेंगे कि भारत कश्मीर जो है अब भारत का हिस्सा है। तो उस एग्रीमेंट पर साइन करवाया गया और उसके बाद से ही जो कश्मीर का विदेशी मामला था, रक्षा मामला था, संचार का मामला था, उसमें भारतीय संसद कानून बना सकती थी। तो 26 अक्टूबर को ही जो हमारे उस समय के लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा मंजूरी दे दी गई और 26 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर को विलय कर लिया गया था भारत में। तो हम कब मनाते हैं ये दिन? तो ये दिन हम 26 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे आने वाली किताबों में इंडिया की जगह भारत प्रकाशित करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? यानी कि जो हम बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी की, उसमें जहां जहां भी इंडिया शब्द लिखा है वहां पर आपको अब भारत शब्द देखने को मिलेगा। साथ में ही एनसीईआरटी के द्वारा तीसरी से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं वो भी नई तरीके से लिखी जा रही हैं और वो भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेशन में आने की उम्मीद है। इस बात को भी ध्यान रख लेना। तो एनसीईआरटी इसका आंसर है। उत्तराखंड की किस बांध परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? उत्तराखंड के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर बादल फटने की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो इसके लिए वहां पर बांध परियोजनाएं होनी बहुत जरूरी है, बांधों का निर्माण बहुत जरूरी है। तो नैनीताल के पास जो गोला एक जगह है, गोला नदी है, तो उस गोला नदी पर ही जमरानी बांध परियोजना बनाया जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट बात करेंगे। 2 दिसंबर से शुरू होने वाला बेंगलुरु साहित्य महोत्सव कहाँ का ये कौन सा संस्करण है? तो देखो, जो बेंगलुरु साहित्य महोत्सव है इसका आयोजन हर साल किया जाता है। 2 दिसंबर को इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इसका एडिशन पूछा जा रहा है कि किस नंबर का एडिशन है? तो 12 नंबर का एडिशन है और ये 2 दिन तक चलने वाला है। ओके, इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ में ही आपके जो कमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीसियस है मेरे लिए, तो वो ज़रूर ज़रूर दीजिए। तो फिर कल मिलेंगे नए विचारों के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ तो हमेशा बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।